आगे के निबंध सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। आगे ने इस निबंध के माध्यम से ये बताया कि वास्तव में जो है सौंदर्य बोध के जो है प्रतिमान क्या है और वास्तव में हम सौंदर्य किसको कहेंगे। और शिवत्व अर्थात कल्याण का भाव, शिव माने कल्याणकारी, शिव माने कल्याण, इनका भाव जो है बोध है। वास्तव में जो है इन सब के पीछे क्या भाव है। आगे का संपूर्ण जो लेख है वो अत्यंत चिंतन परक है। जैसा कि पूर्व में हमने अध्ययन किया कि उनका कहना था कि बिना मूल्यों के किसी भी साहित्य का कोई मूल्य नहीं है, उसकी सार्थकता नहीं है, उसके मायने नहीं है। इसलिए वो ये भी मानते हैं कि जो भी समालोचक है, समीक्षक है, उसको अधिक पढ़ना चाहिए और अधिक ज्ञान प्राप्ति उसको होनी चाहिए, जिससे कि वो सही दृष्टि से अपना समालोचना का जो कर्म है उसको कर सके। तभी वह साहित्य के उद्दाम तत्वों को या उद्दाम द्रव्य की जो परंपरा है साहित्य में उसको वो समझ सके और अपना मत प्रस्तुत कर सके। ये ऐसा इन्होंने आगे जी ने अपने निबंध सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध के अंदर बताया। क्योंकि आलोचक का मुख्य कर्म क्या होता है कि साहित्य में जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा को भी देखना होता है। बिना जीवन मूल्यों के किसी भी साहित्य की कोई मायने नहीं रहता है। आगे का ये भी कहना है कि मूल्यों का स्रोत मानव का विवेक होता है और सौंदर्य बोध भी मानव बुद्धि का ही एक व्यापार है। पर सुंदर क्या है, हम किसे सुंदर कहेंगे, इसको परिभाषित करना अत्यंत कठिन कार्य है। जब एक समालोचक उन सभी तत्वों की पहचान कर लेता है जो किसी रचना को सुंदर बनाता है, तो वो सही दृष्टि से उस रचना की क्या करता है, अपनी समालोचना भी प्रस्तुत करता है, उसकी समीक्षा प्रस्तुत करता है। और जो पाठक होता है इन तत्वों के द्वारा प्रभावित होता है। आगे ने यह भी कहा था कि जो रचना सुंदर है उसके मूल में कहीं ना कहीं उसके नैतिक जो है प्रतिमान होते हैं, जो उसके प्रतिमान हैं वो नैतिक होते हैं। और समालोचक रचना में जब सुंदरता के प्रतिमान जब खोजने बैठता है, उसको खोजता है, तो क्या करता है, सबसे पहले वो नैतिक प्रतिमानों की चर्चा हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, जिससे पाठक जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर तक उसके हृदय को वो छूते हैं और वो उससे उस रचना से क्या होता है, प्रभावित होता है। ये नैतिक प्रतिमान ही शिवत्व बोध का संबंध रखते हैं, मतलब कल्याण। शिवत्व मतलब कल्याण। कहने का तात्पर्य है कि जो सुंदर है उसे शिव का होना भी जरूरी है, अर्थात उसका कल्याणकारी होना भी होना चाहिए। क्योंकि दोनों क्या है, सुंदर और शिव दोनों वास्तव में अलग नहीं है बल्कि एक ही हैं, ऐसा उन्होंने इस निबंध के माध्यम से कहा है। देखिए कि वो कहते हैं आगे इस निबंध में, यह कहना उचित है कि मूल्यों का स्रोत मानव का विवेक है, तो ये कहना भी ठीक है कि सौंदर्य बोध मूलतः बुद्धि का ही एक व्यापार है। वो कहते हैं कि यदि मूल्यों का स्रोत मानव का जो है विवेक है, मानव की जो बुद्धि है, तो सौंदर्य बोध जो है वो मूलतः क्या है, एक बुद्धि का ही व्यापार कहा जा सकता है। सौंदर्य क्या है हम नहीं जान पाते और सौंदर्य की परिभाषा बड़े बड़े मर्मज्ञ भी नहीं कर सके। ये हम पूर्व के जो है गद्यांश में इसका अध्ययन इसको समझ चुके हैं कि गही गई गर्भ गरूर इन कंटका कीर्ण पथ पर चलने वाले नहीं है, किंतु सौंदर्य क्या है यह न बता पाकर भी सुंदर क्या है ये हम जानते हैं। कहने का मतलब है कि किसी चीज़ को सुंदर बताने से पूर्व, सौंदर्य ढूंढने से पूर्व उसके प्रतिमानों को जानना अत्यधिक जरूरी है, ऐसा उन्होंने इस निबंध के माध्यम से कहा है। क्योंकि सुंदर क्या है ये बता सकने का अर्थ है कि हम कुछ ना कुछ ऐसे गुणों को पृथक कर सकते हैं जिसके कारण सुंदर सुंदर होता है,
कुछ ऐसे गुण, विशिष्ट गुण होते हैं जिनके कारण कोई रचना सुंदर कही जा सकती है या सुंदर सुंदर कहा जा सकता है, जिसकी उपस्थिति की पड़ताल करके हम कहते हैं कि सुंदर सुंदर है। ये सारी बातें हमें जाननी, और ये तत्व क्या हैं ये भी जानना जरूरी है। उनकी तालिका को यहाँ प्रस्तुत करना उचित या अनावश्यक है कि भाई कौन सी जो तत्व हैं जिससे किसी भी रचना को सुंदर कहा जा सकता है, या कौन से ऐसे प्रतिमान हैं जिसके आधार पर कोई रचना सुंदर कही जा सकती है। तो उसकी एक तालिका यहाँ प्रस्तुत करनी कोई ज़रूरी नहीं है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। यही यहाँ आग्रहपूर्वक ये दोहराना यथेष्ट है कि सौंदर्य बोध किसका व्यापार है? बुद्धि का ही व्यापार है, और बुद्धि के द्वारा ही हम उन तत्वों को पहचानते हैं कि मानव का अनुभव ही उन तत्वों की क्या है? कसौटी। मानव का जो अनुभव होता है, अपने अनुभव के आधार पर मानव जो समझ जाता है कि वास्तव में इसमें क्या श्रेष्ठ है, कौन सा तत्व इसमें कल्याणकारी है, या वास्तव में ये समाज के जो है लिए उपयोगी है, समाज के साथ सरोकार रखने वाला है या नहीं है, या ये सार्थक है या नहीं है। इस सब की उसकी जो अनुभूतियाँ हैं, उसका जो अनुभव है, वो सब कुछ उसको पता चल जाता है। तो सौंदर्य बोध जो है बुद्धि का व्यापार है। बुद्धि के द्वारा ही हम उन तत्वों को पहचानते हैं, और मानव का अनुभव उन तत्वों की क्या होती है? एक कसौटी कही जा सकती है। अब आगे देखिए कि जो यहाँ स्थापना विवादास्पद तो हो सकती है, पर यह आपत्ति भी कही जा सकती है कि बुद्धि के साथ अर्थात अनुभव का उल्लेख करना वास्तव में बुद्धि के नाम पर सौंदर्य की आरोग्य भोगवादी व्याख्या करना है कि कहाँ बुद्धि और कहाँ अनुभव, दोनों मतलब अलग अलग। वास्तव में ऐसा नहीं है, परंतु यह स्पष्ट करने से पहले एकाध उदाहरण लेना उपयोगी होगा। मतलब आप देखिए कि एक दो उदाहरण के माध्यम से इस जो वाक्यांश है उसको समझा जा सकता है। कैसे? कि लय अथवा रिदम, शैशव काल से ही हम जानते हैं कि हृदय का लय युक्त समस्पंदन आरोग्य और सहजावस्था की निशानी है। लय युक्त मतलब हृदय जो है बचपन से जो है शैशवावस्था जो होती है उसमें क्या करता है? हृदय एक उसमें रिदम सी होती है, एक उसमें लयात्मकता सी होती है, और स्वस्थ, और ये क्या होती है? सहज अवस्था की निशानी है। और ये क्या किस बात की निशानी होती है? स्वस्थ होने की निशानी है। इसमें असम स्पंदन या लय, भंग, उद्वेग, परेशानी, असुख के चिन्ह दिखाई देते हैं। मतलब एक लयात्मकता, एक आनंद की अनुभूति उस समय होती है एक शैशवावस्था में, जहाँ कोई चिंता नहीं होती, कोई परेशानियाँ नहीं होती है, चिंता मुक्त वातावरण होता है, सब कुछ अच्छा लगता है। तो ऐसा वातावरण, तो तब यदि हम मानते हैं कि लय मयता कला अथवा सुंदर का एक मूल गुण है, तो क्या अपने अनुभूत सत्य का निरूपण ही नहीं है? इस प्रकार हम मानते हैं कि सीधी रेखा सुंदर नहीं होती, वक्र रेखाएं सुंदर होती है। तो क्या फिर हम यहाँ अपना अनुभव दोहरा रहे हैं? नहीं दोहरा रहे हैं। मतलब कैसे कि अपन कहें कि सीधी रेखा में कोई सौंदर्य नहीं होता। वक्र रेखा जो किसी कलाकृति को एक आकार प्रदान करती, कोई कलाकृति हम बनाते तो सीधी रेखा से नहीं बनता है, वो टेढ़ी मेढ़ी होकर के मुड़ करके एक आकृति प्रदान करती। किसको? आकृति साकार कैसे हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है? जब वो जो लकीरें हैं वो सीधी नहीं होती है, उसमें वक्रता आती है, तब जा करके वो सुंदर बन पाती है, या उसमें सौंदर्य बहुत पैदा होता है। कैसे? देखिए उदाहरण, हमारे अंगों का कोई सहज निक्षेप वक्रता या गोलाई लिए होता है। कोई भी सहज निक्षेप वक्रता या गोलाई लिए होता है। अबोध शिशु भी जब हाथ पैर पटकता है तो मंडलाकार गति से सहज गति सीधी रेखा में होती नहीं। सीधी रेखा में अंग संचालन अत्यंत क्लेश साधक होता है। मतलब कहते हैं कि जब बालक जब अपने अंग संचालन करता है तो वो भी हाथ पैर पटकता है, तो सीधी रेखा नहीं होती। वहाँ भी जो है उसकी देखिए आप शरीर की जो आकृति होती है उसमें क्या होती है? वक्रता आ जाती है। और अतः वक्रता को कला गुण या सौंदर्य तत्व मानने में हम फिर अपना अनुभव दोहरा रहे हैं। मतलब अनुभव के आधार पर हम ये बात करें कि वास्तव में सौंदर्य वक्रता में है, सीधी रेखा में नहीं है। गोचर अनुभव का कारण ज्ञान के सहारे, मतलब बुद्धि के गोचर अनुभव का कारण, गोचर माने जो दिखाई देता है, और इसका निचोड़ ही हमारे सौंदर्य बोध का आधार होता है। मतलब जो हमें दिखाई देता है, फिर जो कार्य होता है उसका पीछे कारण का हम अपनी बुद्धि के सहारे पता लगाते हैं, और फिर जो निचोड़ या निष्कर्ष हमारे समक्ष होता है वो ही क्या होता है? सौंदर्य बोध का आधार कहा जा सकता है।